Guys, today we will discuss DAV class 6 SST chapter number 12 Janpad and the Mahajanpad. Okay, in the earlier chapter we have studied about the Vedic civilization and social and political life. पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ा था. द सोसाइटी एट द टाइम वाज एडवांस. उस समय की सोसाइटी एडवांस थी. टाउन, सिटीज़ एंड इवन किंगडम्स और जनपद हैड कम अप टूवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड. जो टाउन, सिटी और किंगडम और जनपद ये जो है वैदिक पीरियड के टाइम पर मतलब ये एग्जिस्ट कर रहे थे, आ चुके थे. ठीक है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल स्टडी अबाउट जनपद एंड महाजनपद दैट एग्जिस्टेड अराउंड 600 BC इन इंडिया. इस चैप्टर में हम लोग जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में 600 BC के आसपास एग्जिस्ट करता है. द स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड द ट्रेडिशनल लिटरेचर आर द सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन. और जो इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो बुद्धिज़्म के स्क्रिप्चर यानी धर्म ग्रंथ से और जैनिज़्म के धर्म ग्रंथ से और जो ट्रेडिशनल लिटरेचर यानी पुराण वगैरह मिलते हैं इनको जो है जो इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी जाएगी इसको ही सोर्स माना गया है. इन सोर्सों से हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस चैप्टर में वो हमें यहीं से मिली हुई है. ओके. A region inhabited by a tribe or jana was called जनपद. एक रीजन, एक क्षेत्र जहाँ ट्राइब लोग रहते हैं यानी जन लोग रहते थे उसे ही हम लोग जनपद कहते हैं. मतलब ये है, मान लीजिए कोई एरिया ये है, यहाँ एक लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं इन्हीं लोगों को हम क्या कह रहे हैं कि जन बोलते हैं. ये जन लोग जहाँ रहते हैं इस क्षेत्र को ही हम जनपद कहते हैं. लिटरली द वर्ड जनपद मीन्स, जनपद का जो मतलब होता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है द लैंड वेयर जना सेट इट्स फूड. जो जनपद का मतलब होता है मेन उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि ऐसे लोग जहाँ अपना कदम जमाए हों या जहाँ वो रहते हों उस भूमि को ही हम जनपद कहते हैं. गांधार मॉडर्न अफगानिस्तान, कुरु, पांचाल एंड विदेहा लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार वेयर सम ऑफ द जनपद. इसमें बताया गया है कि गांधार जो था, जो अब इस समय अफ़गानिस्तान का एरिया है, कुरु, पंचाल, विदेह जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, ये कुछ जनपद के नाम हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे. इन द बिगिनिंग पीपल बिलोंगिंग टू सेम ट्राइब इनहेबिटेटेड ए जनपद. कहना प्रारंभ में क्या हुआ, शुरुआत में एक टाइप के लोग जहाँ रहते थे उसी को हम लोग जनपद कहते थे. ठीक है. बट विद द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज थ्रू कॉन्क्वेस्ट दे केम टू बी नोन एज महाजनपद. लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन किया, सपोज करिए कि एक जनपद यहाँ है और दूसरा जनपद यहाँ है, यहाँ भी लोग रहते हैं और इन दोनों में आपस में या तो ये एक दूसरे पर लड़ाई करके जीत लिए या फिर आपस में किसी तरह से मेल जोल करके रहने लगे. तो जब इन्होंने अपने एक्सपेंशन कर दिया अपनी टेरिटरीज़ का, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग महाजनपद कहें. यानी कि अब ये एरिया इतना हो गया तो इसको हमने क्या कहा, महाजनपद कहना शुरू कर दिया. ठीक है. मगध, वत्स, अवंती, कोसला, मत्स्य, अंगा, काशी वेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपद. ये जो नाम दिए गए हैं ये इस समय के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद थे. द मगध इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. जो मगध था वो बहुत ही पावरफुल महाजनपद बनकर उभरा था इस समय. ठीक है. एज इट कॉन्कर्ड द टेरिटरीज ऑफ द अदर महाजनपद. कैसे, इसने भी क्या किया, और बगल के जितने भी टेरिटरीज थे वो अपनी टेरिटरीज को बढ़ाया. ठीक है. मतलब दूसरों पर जीत हासिल करके अपनी टेरिटरीज को बढ़ा करके ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था ये.
मैट्रिमोनियल अलाइंसेस विथ डॉटर्स ऑफ अदर रूलर्स वॉज ऑल्सो अ स्टेप टूवर्ड्स एक्सपेंडिंग पावर। पावर को एक्सपेंड करने का एक और तरीका इन्होंने ढूंढा था कि जो बगल के महाजनपद या जनपद हैं, इनके जो रूलर्स हैं, उनकी रूलर्स की लड़की से शादी करके, ठीक है, इस पावर को वो और भी ज़्यादा बढ़ा। मतलब एक स्टेप ये भी था। एक तो ये तरीका था कि ये लोग दूसरे पर कब्जा करते थे, युद्ध करते थे, जीत लेते थे, जीतने के बाद उस पर कब्जा कर लेते थे तो उनकी टेरिटरी में आ जाता था। दूसरा तरीका ये था कि ये लोग दूसरे जो रूलर्स रहते थे उनकी लड़की से या उनके रिश्तेदार या उनके ख़ानदान में शादी करके अपने पावर को एक्सपेंड कर लेते थे। ऑल दीज महाजनपद लेटर बीकम पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर। ये सभी जो जनपद जिनके नाम हम लोग पढ़े हैं, बाद में ये मगध में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, बाद में उन्हीं के पार्ट बन जाते हैं मगध के, ठीक है। देयर वेयर ए फ्यू किंगडम्स वेयर द रूलर्स वेयर चूजन बाय द पीपल ऑफ द किंगडम। कुछ किंगडम्स ऐसे भी थे जहाँ रूलर्स को वहाँ के राज्य के उस राज्य के लोग चुनते थे। यानी कि आज का जो सिस्टम है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो हमारे जो सांसद होते हैं वो अपने में से ही, मतलब हम सांसदों को चूज करते हैं और सांसद हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। यानी जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है उसको इनडायरेक्टली पीपल ही जो है उनको इलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके का यहाँ भी सिस्टम चालू था कि कुछ किंगडम्स ऐसे थे जहाँ के रूलर्स को वहाँ के उनके राज्य की पब्लिक जो है चूज करती थी। दीज किंगडम्स वेयर नोन एज गणसंघ। इन जो है किंगडम्स को गणसंघ के नाम से जाना जाता था। द ऑफिस ऑफ द रूलर वॉज नॉट हेरिडिटरी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रूलर था, वो रूलर का जो पद था वो कैसा था, वो वंशानुगत नहीं था बल्कि पीपल के चॉइस पर डिपेंड कर रहा था। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गणसंघ वेयर लिच्छवी। कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट गणसंघ है जैसे लिच्छवी ऑफ वैशाली, वैशाली का लिच्छवी, शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु का शाक्य, और वृजीस ऑफ मिथिला, मिथिला का वृजीस, मालाज ऑफ पावा, पावा का मालाज, कुशीनगर। देयर वाज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक। यानी कि हर गढ़ राज्य में एक असेंबली होती थी। इस तरह के जो थे जहाँ रूलर जो है पब्लिक की चॉइस पर इलेक्ट होता था, चूज किया जाता था, वहाँ एक असेंबली होती थी। इट मेड लॉ। ये क्या बनाती है? लॉ। आज भी हमारी पार्लियामेंट क्या बनाती है? लॉ बनाती है। द राजा और किंग वाज इट्स हेड। इसका जो हेड होता था वो राजा होता था, ठीक है। अब आगे इम्पोर्टेंट रूलर्स, कौन कौन से रूलर्स थे और क्या क्या काम किए थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला जो रूलर्स था उसका नाम था बिम्बिसार। बिम्बिसार 542 to 492 BC के आसपास रूल करता है, यानी कि इस इतने सन के बीच में वो रूल करता है। 42 + 8 + 50 + 92, बताओ, बहुत इस राजा का मतलब एज बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सॉरी, ये 42 और +8 यानी 50 साल के आसपास बिम्बिसार ने राज किया था, यानी इसने अपना रूल जमाया था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड ए फार साइटेड रूलर्स। ये क्या था? बहुत इंटेलिजेंट था और दूरदर्शी था, मतलब बाद की चीज़ों को सोच लेता था। नॉट ओनली डिड ही एक्सटेंड हिज एम्पायर, वह केवल अपने एम्पायर को एक्सटेंड नहीं किया, बट आल्सो हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बढ़ाया, बहुत अच्छा किया। ही नेवर टॉलरेटेड एनी इफिशिएंट ऑफिशियल, वह कभी भी इनएफिशिएंट ऑफिशियल को टॉलरेट नहीं करता था, बर्दाश्त नहीं करता था। ही कंसल्टेड द विलेज हेडमैन ग्रामिनी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द विलेज, हाँ, विलेज पर एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले वह विलेज हेडमैन जो ग्रामिनी होती थी उससे कंसल्ट करता था, उससे परामर्श लेता था। बिम्बिसार आज कैपिटल्स वाज राजगृह नियर पटना इन बिहार। बिम्बिसार का जो कैपिटल था, राजधानी थी, वो राजगृह थी, और यह राजगृह कहाँ थी? पटना के नज़दीक में थी, बिहार में। ओके, अब डू यू नो देख लेते हैं। एन एम्पायर इज मच लार्जर देन ए किंगडम एंड नीड्स ए बिग आर्मी टू प्रोटेक्ट इट। कह रहे हैं कि जो एम्पायर होता है वो किंगडम से काफ़ी बड़ा होता है और इसके लिए हमें बहुत बड़ी आर्मी की आवश्यकता होती है कि इसको प्रोटेक्ट करें। अब दूसरा जो राजा आता है, रूलर आता है, उसका नाम होता है अजातशत्रु। ये 492 से 460 तक
जो है शासन करता है, लगभग कितना 892 60 प्लस 32 ईयर्स ये जो है रूल करता है। द सेकेंड मगध किंग एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल पाटलिपुत्र। जो सेकेंड मगध किंग होता है वह अपनी जो कैपिटल होती है उसको पाटलिपुत्र में एस्टेब्लिश करता है। द सेकेंड मगध किंग एस्टेब्लिश हिज कैपिटल पाटलिपुत्र इन विलेज पाटली ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यानी गंगा नदी के किनारे पाटली नामक गांव में ही पाटलिपुत्र होता है, उसी पर जो है इसको इस मतलब अपनी जो कैपिटल थी, पहले राजगृह थी, राजगृह से इसने पाटलिपुत्र में बनाई। ही अनेक्स्ड कोसला काशी वैशाली एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। उसने कोसला काशी और वैशाली पर कब्जा करके अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया, यानी बढ़ा दिया। ही बिल्ड ए फोर्ट्रेस टू कीप ए वॉच ओवर लिचवी। उसने क्या किया, उसने एक किला बनवाया जिससे कि लिचवी रूलर की देख रेख कर सके, और ये किला कहाँ बना था, नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के उत्तर दिशा में, गंगा नदी के किनारे उत्तर दिशा में। ठीक है। अजातशत्रु वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अजातशत्रु जो था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म से इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। जो तीसरा रूलर आता है दारसाक 460 से 444 BCE। अकॉर्डिंग टू पुराण ही बिकेम द किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ। देखो, अकॉर्डिंग टू पुराण के अनुसार वह राजा बनता है मगध का आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के मरने के बाद वह राजा बनता है। टू इम्पोर्टेंट डायनेस्टी शिशुनाग एंड नंदाज रूल द मगध। दो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी शिशुनाग और नंद वंश ये मगध पर रूल करती है। आफ्टरवर्ड्स, जिसके बाद मगध अटेन ए वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन अंडर द नंदाज। उसके बाद क्या होता है कि मगध बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन को प्राप्त करता है, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन को प्राप्त कर लेता है अंडर द नंद वंश। ठीक है। दे एक्सटेंडेड द टेरिटरी ऑफ द मगध फर्दर। उसके बाद क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने टेरिटरी का एक्सटेंड करते हैं, विस्तार करते हैं मगध फर्दर। द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज घनानंद। जो नंद वंश का नंद डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट रूलर था उसका नाम था घनानंद। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ही रूल्ड फ्रॉम 345 BCE टू 322 BCE। उसने इस जो है टाइम के बीच में रूल किया था। अब समझते हैं कि ये सब जो रूलर थे इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, किस तरीके से यह अपने रूल मतलब शासन को चला रहे थे। द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो सबसे सुप्रीम आदमी होता था, हेड होता था, वो राजा होता था। ही बिकम वेरी स्ट्रांग एंड इंजॉयड वास्ट पावर। वह बहुत ही स्ट्रांग होता था और पूरे पावर का इस्तेमाल करता था। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द आर्मी एंड लेड द वॉर्स। वह क्या करता था, वह आर्मी का भी हेड था और युद्ध में वही लीड करता था। ही वॉज रिगार्डेड एज गॉड अमंग हिज पीपल। वह अपने लोगों के बीच में भगवान की तरह माना जाता था। देयर वेर मेनी ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम टू डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे जो उसकी ड्यूटी करने में उसका मतलब सहयोग करते थे, समर्थन करते थे। मतलब कि उसको जो भी काम करना है उसके पीछे उसके ऑफिशियल्स होते थे जो कि उसका पूरा वर्क करते थे। द ऑफिशियल वेयर कॉल्ड महामात्रा। जो वहाँ उसके ऑफिशियल्स थे उनको महामात्र कहा जाता था। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स। मंत्री वो जो काम करते थे वो जैसे जो अब के टाइम के मंत्री करते हैं उसी टाइप का काम उसके ऑफिशियल्स उस समय किया करते थे। द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल वेयर सेना नायक। और जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल थे उनका नाम था सेना नायक, जो चीफ ऑफ आर्मी होता था। संग्रहत्री मतलब कि जो ट्रेजरी जो देखता था, यानी धन संपत्ति के बारे में जो देखता था उसको संग्रहत्री कहते थे, जिसका आज के टाइम में ट्रेजरी नाम होता है। पुरोहित, जो पुरोहित होता था यानी कि ये पुजारी होता था। एंड द ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज। ग्रामीणी जो विलेज का हेड होता है, जैसे आज के टाइम पे मुखिया या फिर प्रधान। आयुक्त परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन ऑफ द स्टेट लेवल। जो आयुक्त होते थे वो स्टेट लेवल पर सेम जो है वर्क को परफॉर्म करते थे। ओके। द सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल वाज मेड बाय
द काउंसिल इन द रिपब्लिक्स। देखो जो यहाँ ऑफिशियल्स का सिलेक्शन होता था वो उसकी काउंसिल करती थी और पूरी तरीके से रिपब्लिक थी, ऐसा नहीं कि किसी एक के कहने पर हो जाएगा, उसमें भी सब लोग समर्थन देंगे तभी उस ऑफिशियल्स का सिलेक्शन होगा। द मिनिस्टर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो मिनिस्टर्स होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके। द किंग हैड ए पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी कंप्राइजिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट एंड चैरियोट्स। जो किंग होता था उसके पास बहुत ही पावरफुल और डिसिप्लिन्ड आर्मी होती थी जिसमें इन्फेंट्री पैदल चलने वाली सेना, घुड़सवार और वॉर यानी युद्ध वाले हाथी और चैरियोट्स होते थे। सोशल कंडीशन। द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम। जो सोसाइटी इस समय की थी, जो इनका सोशल कंडीशन था वो ये था कि इनकी सोसाइटी वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये चार जो है वर्ण होते थे। विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी, जो कि इस सोसाइटी का पूरी फाउंडेशन का निर्माण करते थे, नींव बनाते थे। द यानी कि यहीं से डिसाइड होता था कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। द क्षत्रिय वेयर कंसिडर्ड बेटर देन द ब्राह्मण। जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण से बेटर होते थे। वैश्य वेयर कॉल्ड गृहपति। जो वैश्य होते थे उन्हें हम गृहपति कहते थे। वैश्य का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो खेती किसानी या फिर कोई व्यापार या फिर कोई चीज़ें कर रहे हैं उनको ही हम लोग कहते थे गृहपति। हु फॉलोड एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड। जो क्या करते थे, खेती किसानी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे। द ड्यूटी ऑफ शूद्रा वॉज टू सर्व द अदर थ्री क्लासेस ऑफ द पीपल। जो शूद्र थे उनकी ड्यूटी थी, ये ऊपर के जो तीनों लोगों को बताया गया कि यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करते थे। द वर्ण वेयर बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क। देखो जो इस समय वर्ण व्यवस्था थी वो बर्थ के आधार पर थी, ना कि काम के आधार, काम पर नहीं था, बल्कि जैसे ही जन्म लिए वहाँ आपका वर्ण व्यवस्था कह देता कि आप किस क्या मतलब आगे चल के बनेंगे। द फैमिली वाज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। जो इस सोसाइटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट था उसे हम फैमिली कहते हैं, यानी फैमिली जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट काम फैमिली होता था, आज भी है। द वुमेन ऑक्यूपाइड ए प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी। इस समय जो वुमेन थी उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाई थी सोसाइटी में, अच्छा पोजीशन था। दे स्टडीड वेदास एंड देयर एजुकेशन वॉज गिवन इम्पोर्टेंस। वो वेद वगैरह पढ़ती थी, एजुकेशन अपना हासिल करती थी और इसी वजह से उनको इम्पोर्टेंस मिलता था। देयर वेयर परहैप्स सम ट्राइब विच वेयर कंसिडर्ड अनटचेबल। कुछ जहाँ कहीं या फिर कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो अनटचेबल थे। रिलीजन धर्म व्यवस्था किस तरीके से चलती थी, देखो। द रिजिडिटी ऑफ वर्ण सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट रिचुअल्स मेड द पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। जो वर्ण व्यवस्था की कठोरता थी और इसमें जो रिचुअल्स होते थे, कर्मकांड वगैरह थे, इनकी बहुत मतलब इतना ज़्यादा कठिन था जिसकी वजह से लोग इनसे ब्राह्मणिज्म और जो है हिंदुइज्म से दूर होते चले गए। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम एज दे डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअल्स। इस समय बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे क्योंकि ये किसी भी तरह के कास्टिज्म और रिचुअल्स कर्मकांड को नहीं मानते थे। इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से थी, इनके पर जो आर्थिक चीज़ें चल रही थी वो किस आधार पर थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ आयरन ब्रॉट ए रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगध। कह रहे हैं कि आयरन की खोज हो जाने से इनके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। मगध के लोगों की लाइफ जो है आयरन की खोज होने से बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर। जो मेन ऑक्यूपेशन था यहाँ इस समय के लोगों का वो था खेती करना और पशुपालना। द टिलर वॉज कंसिडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द लैंड दैट कल्टिवेटेड। देखो टिलर वॉज कंसिडर्ड यानी कि जो ज़मीन होती थी वो, जो खेती होती थी वो किसकी होती थी कि जो उस ज़मीन की जुताई या बुआई कर रहा है वो उसकी ज़मीन, उसका मालिक होता है। टिलर वॉज द कंसिडर्ड टू बी द ओनर।
जोतने वाले को ही उसका ओनर समझा जाता था ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेटेड, जो जिस पर वो खुदाई या जुताई कर रहा है। द लैंड रेवेन्यू वाज चार्ज फ्रॉम 1/12 टू 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जो लैंड रेवेन्यू होता था, जितना प्रोडक्शन उस पर होता था, उसका 1/12 या 1/6 उस पर टैक्स देना पड़ता था। और कब तक? 1 साल में जितना उन्होंने पैदा किया है, प्रोड्यूस किया है उस पर। इसी को हम लोग कहते थे बाघा या फिर शेयर। देयर मेन क्रॉप्स वेयर वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन। इनका जो मेन क्रॉप था वो था वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन। दे यूजुअली प्रोड्यूस 3 क्रॉप्स इन ए ईयर। जो सामान्यतः ये लोग साल में 3 फसल जो है उगाते थे। देयर वेयर मेनी अदर प्रोफेशंस लाइक ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पोएट्री etc। देखो और भी प्रोफेशंस है जो कि ज्वेलरी मेकिंग का था, वीविंग का था, सिलाई का था, कारपेंट्री का था, पोएट्री का था, इस तरह से थे चीज़ें थी। द ट्रेड एंड क्राफ्ट वेयर आल्सो वेल डेवलप्ड। इस समय व्यापार और शिल्प कला भी बहुत ज़्यादा डेवलप थी। पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशन एंड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन विच वेयर कॉल्ड एज गिल्ड्स। देखो डिफरेंट वोकेशन यानी अलग अलग स्किल के लोग होते थे जिनकी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जो कि जिसको हम लोग उस समय क्या कहते थे? गिल्ड कहते थे। ईच गिल्ड हैड इट्स ओन हेड नोन एज श्रेणी। हर गिल्ड का एक अपना हेड होता था, उसी को हम लोग कहते थे श्रेणी। आज के टाइम पे हम लोग कहते हैं डायरेक्टर। द ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस टू द किंग। जो ट्रेडर होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो टैक्स पे करते थे राजा को। देयर वॉज ए वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम। इस समय क्या था? एक बहुत ही अच्छा वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम चल रहा था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। जब कॉइन की खोज हुई तो कॉइन के हेल्प से इस समय जो व्यापार था वो काफ़ी ग्रोथ किया। द कॉइन वेयर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। इस समय जो कॉइन बनता था वो कॉपर और सिल्वर का बनता था। द कॉइन वेयर नोन एज पंच मार्क। देखो कॉइन पर जो है एक पंच मार्क लगा रहता था, जैसे ये आपको दिखाया गया है सिंबल, उसी तरीके का, जिससे पहचान हो सके। दे वेयर पंच्ड विथ द सिम्बल्स ऑफ सन, मून, ट्रीज, माउंटेन। यानी जो इस पर पंचिंग होती थी उस पर जो सिंबल होता था सन का, मून का, ट्री का या फिर माउंटेन का, इस तरह से प्राकृतिक चीज़ों का करते थे। मगध हैड ए वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। मगध जो था उसके पास एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का ट्रेड बहुत अच्छा होता था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन पूरा नगर एंड लार्ज टाउन महानगर। तो कुछ इम्पोर्टेंट टाउन्स है जिनका नाम है पूरा नगर और इसी महानगर कहते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। वेयर चंपा, बिहार में चंपा है, राजगिरी बिहार में है, श्रावस्ती गोंडा यूपी में पड़ता है, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास है, वाराणसी, ठीक है, वैशाली, मिथिला नेपाल बॉर्डर के आसपास में है मिथिला, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद, उज्जैन MP etc। ये सब जो कुछ ऐसे जो है क्षेत्र हैं या जो है पूरा नगर या फिर महानगर के नाम से जाने जाते, जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे यानी कि शहर थे। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स वेयर तमरापरवु श्रीलंका में। कुछ जो है इम्पोर्टेंस या फेमस जो पोर्ट हैं जहाँ जहाज़ उतरते हैं और वहाँ से जाते हैं, उनका नाम है तमरापुरु श्रीलंका में है, सुप्रीक सोपारा में है, भृगुकाचा भरूच में है और ये पत्तल, ठीक है। ये कुछ ऐसे तब ट्रेडिंग में यूज होने वाली चीज़ें ये हैं कि आप पोर्ट से जो है सामान आना जाना होता था, बाहर जो ट्रेड होता था वो पोर्ट से होता था और आज भी जो है बाहर सामान आता जाता है पोर्ट के थ्रू ही। तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी कैसी थी कि एग्रीकल्चर और पशुपालन पर पूरा उनका परिवार डिपेंड होता था और उस पर जो टैक्स लगता था वो पूरे साल में जितना प्रोड्यूस करते थे उसका 1/12 लगता था या फिर 1/6 लगता था, ठीक है। और जिस पर जो खेती करता था वो ज़मीन का ही मालिक होता था, ये नहीं कि आप जो खेती कर रहे हैं मालिक कोई और हो, ऐसा नहीं होता था। चलो, मगध सक्सेसफुल एम्पायर। मगध सक्सेसफुल एम्पायर कैसे था, उसके क्या रीज़न थे? देयर वेर ए नंबर ऑफ रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मगध। कह रहे हैं कि मगध के सक्सेस होने का, इतना विशाल या इतना पावरफुल होने का बहुत सारे रीज़न है, कोई एक रीज़न नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट डे बिहार, आज के समय में जो मगध है वो
बिहार मतलब उस समय का, आज का बिहार उस समय का मगध था। लाइक एडवांटेजियस जियोग्राफिकल पोजीशन एज गंगा एट इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो कुछ इसके एडवांटेज इसलिए भी मिले कि ये जियोग्राफिकल पोजीशन भी इसका बहुत अच्छा था कि गंगा के किनारे था, और जिसकी वजह से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाता था, सस्ते में हो जाता था। एग्रीकल्चर वॉज वाइड स्प्रीड एंड प्रोडक्टिव। जो इसका एग्रीकल्चर था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब पैदावार था, प्रोडक्टिव था। बिसाइड आयरन माइंस वेयर इन एबंडेंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स। देखो इसके अतिरिक्त यहाँ जो है आयरन माइंस थे, लोहे की खादान थी, और बहुत प्रचुर मात्रा में टूल और वेपन उपलब्ध हो जाते थे। एलिफेंट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिलिट्री। एलिफेंट जो थी मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के तौर पर यूज़ होती थी, कंपोनेंट थी, और ये मिल जाती थी उसके जंगलों में, मगध के जंगलों में मिल जाती थी। इट हैड टू कैपिटल राजगिरी और पाटलिपुत्र। इसकी दो राजधानी थी जो राजगिरी और पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और हेडेड बाई एफिशिएंट, हाँ मतलब जो इस पर जो किसी देख रेख की जाती थी वो मतलब बहुत एफिशिएंट होता था। एंड फार साइटेड रूलर्स लाइक बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। देखो अब पाटलिपुत्र और राजगिरी दो राजधानी है, इसको जो देख रेख कर रहा है वो रूलर है, और रूलर कैसा था, इंटेलिजेंट भी था और एम्पिसेंट भी था और दूरदर्शी भी था कि आगे के 50 साल की बातें भी सोच लेता था। एन एफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविलाइजेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट मनी सिस्टम। मतलब इसके पास मिलिट्री सिस्टम भी बहुत पर्याप्त मात्रा में था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, मनी सिस्टम अच्छा था, हारमोनियस सोशल स्ट्रक्चर, भाईचारा भी उन लोगों उनके साथ सोशल में, मतलब जो उनकी सामाजिक स्थिति थी उसमें भाईचारे की स्थिति थी, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें चलती थी। एंड वेल कंस्ट्रक्टेड ब्रिज भी, देखो सड़क रोड ये सब चीज़ें अच्छी थी, तो इस वजह से इनका पावरफुल होना भी जायज़ हो जाता था। मगध फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद ऑफ द पीरियड, और 16 जनपदों में से मगध क्या था, सबसे पहले स्थान पर आता था, यही कारण था। तो अभी हम लोगों ने जनपद और महाजनपद के बारे में पूरी स्टडी की। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थोड़ा सा अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है कि और वीडियो आपको दिए जाएं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर लगता है कि कोई मतलब नहीं है, क्या बनाने से फ़ायदा है, कुछ तो और कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार।